देखिए बेटा, आज की क्लास में बच्चे हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पे, टॉपिक का नाम क्या है बच्चे यहाँ पे, इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग। क्या है टॉपिक हमारा बच्चे यहाँ पे, इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग। बेसिक हम यहाँ पे ये चीज समझेंगे कि एक्चुअल में अकाउंटिंग कहाँ किसे गया है। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने एक टॉपिक डिस्कस किया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि जब हम अपने सब्जेक्ट की बात करते हैं कि हम सब्जेक्ट कौन सा पढ़ने आए हैं यहाँ पे, तो मोस्टली आपका आंसर होता है कि सर हम अकाउंट्स पढ़ने आए हैं। तो मैंने आपको क्या डिस्कस किया था कि अकाउंट्स कोई भी सब्जेक्ट नहीं होता, अकाउंट्स कोई भी सब्जेक्ट नहीं होता। अकाउंटेंसी इज अ सब्जेक्ट इन विच वी लर्न हाउ टू डू अकाउंटिंग। तो आज की क्लास में सबसे पहले हम ये समझेंगे कि अकाउंटिंग किसे कहा गया है, अकाउंटिंग होती क्या है, कैसे करते हैं हम इसको। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखिए आप एक एक करके बेटा। सबसे पहले देखिए हम फर्स्ट पे आते हैं, अकाउंटिंग क्या है। कहता है इट इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म्स ऑफ मनी ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स। देखो लास्ट क्लास में भी मैंने आपको यही चीज लिखवाई थी क्या, कि अकाउंटिंग बच्चे एक प्रोसेस होती है जिसके अंदर हमें क्या क्या करना होता है, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग और समराइजिंग। अब आपको मैं सिंपल एक एक करके बताऊंगा अभी ये चीजें होती क्या है, लेकिन आपको इतना इंपॉर्टेंस बता देता हूँ इस टॉपिक की, आप आज पढ़ना स्टार्ट कर रहे हो। ठीक है, आज की डेट डाउन डाउन कर लो। अगर आप कॉमर्स के ही स्टूडेंट रहते हो तो जब तक आप जियोगे तब तक आप ये करोगे। मतलब इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, क्योंकि अकाउंटिंग जब तक आप पढ़ोगे ये सारा चलता रहेगा आपके साथ, ये पीछा नहीं छोड़ने वाला आपका। ठीक है, अब देखो क्या लिखा है इसके अंदर। सबसे पहले ना एक एक करके टर्म समझते हैं। यहाँ पे लिखा है कि बेटा अकाउंटिंग के अंदर हम वही क्या रिकॉर्ड करते हैं, ट्रांजैक्शंस। ट्रांजैक्शंस का मतलब मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था क्या, सेल और परचेज। यानी बेटा जो हम खरीदते बेचते हैं, लेन देन करते हैं, ये सब क्या कहलाती हैं हमारी यहाँ पे, ट्रांजैक्शंस कहलाती हैं। तो अकाउंटिंग का सबसे पहला बेसिक रूल क्या है कि अकाउंटिंग में सिर्फ हम वही ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करेंगे जो कि हम पैसे में मेजर कर सकते हैं। अब पैसे में मेजर करने का एक सिंपल सा टास्क होता है। देखो सीधी सी बात है, आपका बर्थडे, ठीक है, आपके घर पे भाई बहन या कोई कजन ब्रदर आया, फ्रेंड्स आए, उन्होंने आपको गिफ्ट दिया, तो आप मेरे को वो बताओ वो मॉनेटरी ट्रांजैक्शन है या नहीं है। सोचो आप, आपके पास कोई गिफ्ट आता है, क्या वो मॉनेटरी ट्रांजैक्शन है या नहीं है। ट्रांजैक्शन का मतलब समझते हैं पहले। यहाँ पे ट्रांजैक्शन का मतलब होता है लेन देन। लेन देन मतलब अगर मैं किसी को पैसे दूंगा तो वो उसके बदले में मेरे को कोई सामान देगा। क्या जब आपके बर्थडे पे वो आया तो आपको उसने गिफ्ट दिया, सपोज करो आपके लिए वो कोई ड्रेस लेके आया, तो क्या आपने उसे रिटर्न में फिर 2000 रुपए दिए, भाई तू मेरे लिए ड्रेस लेके आया था, ये 2000 रुपए ले जा, नहीं दिए। तो कोई भी ऐसी ट्रांजैक्शन जो मनी की फॉर्म में नहीं होती वो अकाउंटेंसी के अंदर रिकॉर्ड नहीं की जाती। अब वो कौन सी ट्रांजैक्शन होती है, अगला क्वेश्चन ये आएगा सर आपके माइंड में। ऐसी ट्रांजैक्शंस बेटा जो भी लव और अफेक्शन में की जाती हैं, हमारी फैमिली के द्वारा, हमारे फ्रेंड्स के द्वारा, वो कांट बी मेजर इन टर्म्स ऑफ मनी। हम उसे पैसे में मेजर नहीं कर सकते, इसीलिए उसे हम अकाउंटिंग में भी कहीं पे रिकॉर्ड नहीं करेंगे। समझ आ गई। अब देखो सीधी सी बात है, याद करने के ना बहुत सारे तरीके होते हैं हमारे पास। आप कहोगे सर हम ये याद कैसे करें, आपको सिंपल सा बताता हूं। आप मेरे को एक सिंपल सी बताओ, एक हो गई हमारी कौन सी ट्रांजैक्शन, मॉनेटरी ट्रांजैक्शन, ठीक है, और एक कौन सी हो जाएगी बेटा हमारी, नॉन मॉनेटरी। आपके अकॉर्डिंग हमारी लाइफ के अंदर सारी चीजें ना अपनी लाइफ से लिंक करके चलो आप। आपके अकॉर्डिंग बच्चे हमारी लाइफ के अंदर ये ट्रांजैक्शन ज्यादा होती है डेली बेसिस पे या ये वाली ट्रांजैक्शन ज्यादा होती है, बताओ, सोचो भाई। भाई सीधी सी बात है, आप सुबह उठोगे, दूध लेने जाओगे पैसे दोगे, ब्रेड लेने जाओगे पैसे दोगे, पेटीज खाओगे पैसे दोगे, कपड़े खरीदने जाओगे दुकान से पैसे दोगे। भाई जन्मदिन तो साल में एक बार आता है, गिफ्ट तो साल में कभी कभी मिलते हैं। समझ आ रही है बात। तो मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस क्या होती हैं सर, रेगुलर बेसिस पे चलती रहती है हमारे पास। लेकिन नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस क्या है, जो बहुत कम होती हैं। तो याद करने का तरीका क्या है कि हमें कौन सी ट्रांजैक्शन याद करनी चाहिए, अब नॉन मॉनेटरी या मॉनेटरी। मॉनेटरी तो याद करने की जरूरत ही नहीं ना, कम कौन सी है, नॉन मॉनेटरी। अब मान लो आपको 100 चीजें याद करनी है, ठीक है बच्चे, ये ट्रिक समझ लेना आगे के लिए भी, दोनों सब्जेक्ट्स के लिए। आपको 100 चीजें याद करनी है, लेकिन आपको पता है इस 100 में से 10 तो एक चीज है और 90 एक चीज है। तो आप 100 चीजें याद करोगे या फिर ये 10 चीजें याद कर लोगे, क्योंकि ऑटोमेटिक पता चल जाएगा बाकी की बची हुई तो वही है। कैसे, मान लो ये 100 टोटल ट्रांजेक्शन थी बेटा हमारी, क्या थी, टोटल ट्रांजेक्शन थी, ठीक है। इसमें से ये कौन सी है हमारी, मॉनेटरी ट्रांजेक्शन, और ये कौन सी है मेरी, भाई नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन के अलावा जितनी भी ट्रांजेक्शन है वो सारी की सारी क्या होंगी, हमारी मॉनेटरी ट्रांजेक्शन होंगी।
तो अब मैं इन दोनों में से नॉन मॉनेटरी याद करने में दिमाग लगाऊंगा या मॉनेटरी? ऑब्वियसली बात है नॉन मॉनेटरी। तो ये ट्रिक बता रहा हूं, जब भी हमें बहुत सारी बल्क चीजों में से याद करना हो ना, तो पहले उसे एक टुकड़ों में बांट लो कि सर ये ज्यादा वाला पोर्शन है, ये कम वाला, तो कम वाला याद कर लो और उसका अपोजिट अपने आप याद हो जाएगा आपको। क्लियर? तो हमें सिर्फ दिमाग में रखना है क्या कि नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन्स क्या होती हैं, बाकी की बची हुई सारी ट्रांजेक्शन्स क्या होंगी बच्चे, आपकी मॉनेटरी ट्रांजेक्शन्स ही कहलाएंगी। क्लियर है यहां तक? अब तो आज हमने अकाउंटिंग में अभी तक क्या सीखा कि सर अकाउंटिंग के अंदर सिर्फ हम वही ट्रांजैक्शंस लिखेंगे जो किसकी फॉर्म में होंगी, हमारे पास मनी फॉर्म के अंदर होंगी। क्लियर? चलिए अब आते हैं एक करके ये क्लासिफाइंग समराइजिंग, उसके लिए हमें समझना पड़ेगा एक टर्म आ रहा है बेटा आपका यहाँ पे ना, बुक कीपिंग। क्या आया? बुक कीपिंग। बुक कीपिंग को समझने के लिए हम समझते हैं सबसे पहले इसके नीचे वाला टॉपिक, बुक कीपिंग पे आएंगे बाद में, हम पहले समझेंगे बेटा यहाँ पे अकाउंटेंसी, उसके बाद सेकंड पॉइंट पे आएंगे, आपके रीजन आपको समझ आ जाएगा मैं ऐसा क्यों कर। देखिए अब मैंने अभी आपको क्या बताया था कि सर हमारा जो सब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट क्या होता है? अकाउंटेंसी होता है। क्यों? कहता है इट रेफर्स टू अ सिस्टमैटिक नॉलेज ऑफ द प्रिंसिपल एंड द टेक्निक अप्लाइड इन अ अकाउंटिंग। क्योंकि अकाउंटेंसी एक सब्जेक्ट है बच्चे जो हमें ये सिखाएगा कि हमें अकाउंटिंग किस तरीके से करनी है। जैसे कि एक एग्जांपल के तौर पे आप जब मैथ्स पढ़ रहे थे छोटी क्लास के अंदर, तो सबसे पहले शुरुआत आपकी कहां से हुई? हुई थी नहीं हुई थी? बोर्ड मास के फॉर्मूले से। तो बोर्ड मास का फॉर्मूला क्या हो गया? एक प्रिंसिपल हो गया जिसकी बेस पे आपने मैथमेटिक्स करना स्टार्ट करा। सीखा कहां पे आपने? मैथ सब्जेक्ट के अंदर। उसी तरीके से बेटा अकाउंटेंसी क्या है? एक सब्जेक्ट है जो कि हमें सिस्टमैटिक नॉलेज देगा, किसको पढ़ने के लिए? अकाउंटिंग को करने के लिए। क्लियर है? चलिए इसके बाद देखो in which we study how to do accounting। अकाउंटेंसी वो सब्जेक्ट है जो मेरे को सिखाएगा अकाउंटिंग कैसे करनी है। एंड इन अकाउंटिंग वी प्रिपेयर अ अकाउंट। अकाउंटिंग में हम क्या बनाएंगे बेटा? वहां पे अकाउंट्स बनाएंगे। क्लियर? अब आते हैं बेटा किस प्रोसेस के ऊपर? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग पे आते हैं। उससे पहले देखो कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब बताएगा कोई मेरे को? क्योंकि आप अभी तक ना पढ़ते हुए आ रहे हो, बस चीजों को समझते हुए नहीं आ रहे। मेरा क्वेश्चन ये है कि आप मेरे को ये बताइए कि भाई कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। देखो दो टर्म्स आपने पढ़े होंगे बेटा, एक कैरेक्टरिस्टिक और एक टर्म पढ़ा होगा बेटा आपने यहाँ पे फीचर्स। दोनों टर्म पढ़े हैं? कितनी बार पढ़े? अनलिमिटेड ऑफ टाइम। हर क्वेश्चन में आता था राइट डाउन द कैरेक्टरिस्टिक, राइट डाउन द फीचर्स। होते क्या है ये? यही बता। ठीक है, ये लैग है हमारी पढ़ाई का, लेकिन समझो कैसे। मैं आपको ना एक छोटी छोटी, देखो मैं आपको ना उस तरीके से पढ़ाऊंगा जिस तरीके से मैं पर्सनली पढ़ता था। ठीक है, आपके भी भाई बहन मेरे ख्याल से 4th जनरेशन है आपकी फैमिली की जो पढ़ने आई है, सबको ऐसे ही पढ़ाया है। अब देखो पढ़ने का तरीका क्या है, हमें ना वर्ड के अंदर हर चीज है। अब मान लो मेरा अंकित नाम रखा फैमिली ने, तो कुछ सोच के रखा होगा भाई इसका अंकित नाम क्यों है, कुछ ना चल रहा होगा उनके दिमाग में। किसी का अंजलि है, किसी का कुछ है, तो वो सोच के रखा गया नाम है। तो ऐसे बेटा कैरेक्टरिस्टिक्स वर्ड कहां से बना? इसमें से कैरेक्टर को अलग कर लो आप। इसको अलग कर लो, स्टिक छोड़ दो। तो कैरेक्टरिस्टिक्स बना कैसे? कैरेक्टर प्लस स्टिक। कैरेक्टरिस्टिक क्या हुआ? किसी भी बंदे को पहचान कैसे होती है। अब मेरा कैरेक्टरिस्टिक क्या? अंकित नाम का क्या दुनिया में एक ही बंदा है? नहीं, बहुत सारे हैं। लेकिन मेरे फीचर्स अलग होंगे। फीचर्स कैसे? हाइट कैसी है, आइज कैसी है, कॉम्प्लेक्शन कैसा है, लंबी हाइट है, हाथ लंबे है, ये फीचर्स ही तो कहलाते हैं। तो फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब होता है जिसकी बेस पे हम किसी चीज की क्या करते हैं? पहचान करते हैं। उसे क्या बोला जाता है? उसका कैरेक्टरिस्टिक्स बोला जाता है। समझ आया भाई मेरा कैरेक्टर कैसा है? सुना ना, ये वर्ड तो सुना होगा, वो उसका कैरेक्टर अच्छा है या उसका कैरेक्टर खराब है। तो उसकी कैरेक्टर की पहचान ही तो बता रहा है वो उस बंदे की। तो कैरेक्टरिस्टिक्स समझ आ गया सबको क्या होता है, फीचर्स भी समझ आ गए। यानी जिसके थ्रू हम किसी चीज को पहचान सकते हैं वो क्या कहलाती है बेटा? उसके कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स कहलाते हैं। क्लियर है बच्चे? चलिए अब आते हैं कि सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है क्या अकाउंटिंग का। देखो पहला कैरेक्टरिस्टिक है रिकॉर्डिंग ऑफ अ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। ये अभी हमने ऊपर डेफिनेशन में भी पढ़ लिया क्या, कि सर अकाउंटिंग सिर्फ और सिर्फ उसी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करती है जो कि किस फॉर्म में होती है बच्चे? हमारे पास मनी फॉर्म के अंदर होती है। अगर वो मनी फॉर्म के अंदर नहीं है तो अकाउंटिंग उसे रिकॉर्ड नहीं करेगी। क्लियर? देखो लिखा क्या है, कहते हैं इट इज द लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग दैट वी रिकॉर्ड ओनली द ट्रांजैक्शन व्हिच आर फाइनेंशियल इन नेचर एंड व्हिच कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी।
इसने दो चीजें क्लियर कर दी 1 मार्क्स के लिए आपको। पहला अगर क्वेश्चन आता है कि भैया कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ अकाउंटिंग का, तो आपका आंसर क्या होगा कि सर अकाउंटिंग वो होती है जो सिर्फ मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करती है। लिमिटेशन का मतलब क्या होता है बताएगा कोई? लिमिटेशन का मतलब क्या होता है किसी भी चीज की? ये भी क्वेश्चंस करे हुए हैं आपने, राइट डाउन द लिमिटेशंस ऑफ दिस। लिमिटेशन का मतलब होता है बेटा उस चीज की कमियां क्या है। तो इसकी कमी क्या है कि अकाउंटिंग सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करती है। इसका ड्रॉबैक समझो कैसे। अब मैंने क्या करा बेटा, एक कार परचेज करी, वो परचेज करी कितने की? 10 लाख की। और किस कंपनी की करी? फॉर एग्जांपल होंडा की करी मैंने। एग्जांपल समझना, पूरा क्लियर हो जाएगा ये। मैंने एक कार परचेज करी, होंडा कंपनी की करी और 10 लाख रुपए की करी। अब अकाउंटेंसी क्या कहती है भाई? अकाउंटेंसी कहती है भैया मेरे को सिर्फ इस 10 लाख रुपए मॉनेटरी वैल्यू से मतलब है इसकी। किससे मतलब है मुझे? इसकी मॉनेटरी वैल्यू से मतलब है। मुझे नहीं लेना ये होंडा की है, ये कार है, या इसके अंदर ऑटोमेटिक है, कैसा है, मेरे को इसके फीचर से कोई लेना देना नहीं है। मैं सिर्फ किस में डील करता हूं? सिर्फ और सिर्फ मनी फॉर्म में डील करता हूं। मेरे को उसकी अच्छाइयों और कमियों से कोई लेना देना नहीं है। फॉर एग्जाम्पल हमने एक शर्ट परचेज करी 2000 की, तो अकाउंटिंग क्या रिकॉर्ड करेगी? शर्ट परचेज ऑफ ₹2000। उसे मतलब नहीं है आपने ज़ारा की खरीदी, पेंटालून से खरीदी, कहां से खरीदी। उसे सिर्फ और सिर्फ क्वालिटी से मतलब नहीं है, उसे किससे मतलब है? उसकी क्वांटिटेटिव वैल्यू यानी मनी वैल्यू से मतलब है। तो ये इसकी क्या हो गई बच्चे? एक तरीके से लिमिटेशन भी हो गई। समझ आया? पूछूंगा अभी साथ साथ आपको, ठीक है? क्लियर है ये पहला पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट बच्चे यहां पे आता है, कहता है रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन इन मनी टर्म। कहता है ओनली दोज बिजनेस इवेंट्स व्हिच आर क्वांटिफाइड इन मॉनेटरी टर्म्स आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंटिंग। फॉर एग्जांपल परचेज ऑफ गुड्स ₹30,000, सेल ऑफ गुड्स टू राम 45,000। चलो अब आपसे ना एक चीज डिस्कस करूंगा, इससे आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट ही क्लियर हो जाएगा। भाई हम अकाउंटिंग क्यों पढ़ने आए हैं? सिंपल सा, अगर आपसे कोई पूछता है ना भैया हम अकाउंट्स क्यों पढ़ते हैं, देखो समझना, मैथ्स क्यों पढ़ते हैं हम? फॉर कैलकुलेशन, ये सीधा सीधा लॉजिक। केमिस्ट्री क्यों पढ़ते हैं? केमिकल रिएक्शंस देखने के लिए। बायोलॉजी क्यों पढ़ते हैं? अपने बारे में जानने के लिए। यही है ना इन सब्जेक्ट का मतलब। तो भैया अकाउंटिंग क्यों पढ़ते हैं? अकाउंट्स करते क्यों हैं? अकाउंट्स इसलिए करते हैं टू नो द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द बिजनेस। क्या पता लगाने के लिए कि भैया जो हम बिजनेस कर रहे हैं ये हमारा प्रॉफिट में जा रहा है या लॉस में जा रहा है। ये चीज समझ आ गई आपको अच्छे से? अब यहाँ पे ये चीज समझने वाली है कि मान लो इस ट्रांजेक्शन में से परचेज ऑफ गुड्स मैं ये 30,000 गायब कर दूं, यानी इसकी मॉनेटरी वैल्यू हटा दूं, तो इस ट्रांजैक्शन का कोई वर्थ लग रहा है आपको यहाँ पे? अब अकाउंटिंग में मैं इसको रिकॉर्ड कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा? नहीं कर पाऊंगा। क्यों? क्योंकि मुझे उसकी मॉनेटरी वैल्यू नहीं पता। समझ आई? तो क्या कह रहा है वो कि अकाउंटिंग के अंदर बच्चे सिर्फ वही ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करी जाएंगी जो कि किसके रूप में होंगी? पैसे के रूप में होंगी। अदरवाइज हम उन ट्रांजैक्शंस को कहीं पे भी रिकॉर्ड नहीं करेंगे। क्लियर है अच्छे से अब यहाँ तक? ठीक है, जबरदस्ती हाँ नहीं बोलनी किसी ने। नहीं क्लियर होता तो रिपीटेड पूछ सकते हो बच्चे आप, ठीक है? इसके बाद आते हैं अगले पॉइंट पे बच्चे। इसके देखो यहां से इसकी प्रोसेस स्टार्ट होती है, अकाउंटिंग प्रोसेस, जो हमने कल थोड़ा सा बेसिक समझा था, आज इसे हम डिटेल में समझने जा रहे हैं। देखो कैसे। मैंने आपको क्या बताया बेटा कि अकाउंटिंग के अंदर हम कौन सी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं? थोड़ा तेज बोला भी करो साथ में। कौन सी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं? मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है? अब उसे रिकॉर्ड करने के स्टेप सीखेंगे हम कि फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग। भैया अकाउंटिंग फंक्शन किस तरीके से करती है? तो सबसे पहला फंक्शन क्या आता है बेटा? आइडेंटिफिकेशन। क्या आता है बेटा हमारे यहाँ पे? आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन किस चीज की? फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ऐसी 5 ट्रांजेक्शन्स हैं, ये सारी की सारी क्या है बेटा मेरे पास? ठीक है। तो अकाउंटिंग का सबसे पहला स्टेप क्या होगा? मेरे को इन सारी की सारी ट्रांजेक्शन्स में से कौन सी ट्रांजेक्शन ढूंढनी है? अलग से मॉनेटरी ट्रांजेक्शन्स ढूंढनी है। कौन सी ट्रांजेक्शन ढूंढनी है हमने? अभी आपको बताया ना कि दो तरीके की ट्रांजेक्शन है, एक मॉनेटरी है और दूसरी कौन सी है? नॉन मॉनेटरी। तो देखो लिखा भी यही है, कहता ऑल दोज इकोनॉमिक इवेंट्स आर आइडेंटिफाइड व्हिच कैन बी मेजर इन टर्म्स ऑफ मनी फॉर रिकॉर्डिंग। तो पहला स्टेप आपसे अगर कोई पूछता है अकाउंटिंग का क्या है, तो आप क्या कहोगे? सर पहला स्टेप है आइडेंटिफिकेशन करना। किसकी आइडेंटिफिकेशन करना? मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस की, ठीक है। उसके बाद आता है, चलो जी हमने क्या करा? अब ट्रांजैक्शंस ढूंढ ली। दूसरे स्टेप में हम क्या करेंगे बेटा? इसको रिकॉर्ड करेंगे। रिकॉर्ड कहां पे करेंगे? अब ये समझते हैं। कहता है रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स ऑफ अकाउंट इज एन आर्ट। ऑल द बिजनेस ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन द बुक कॉल्ड जर्नल। सारी की सारी ट्रांजैक्शन जो रिकॉर्ड करी जाती है बेटा, वो कौन सी किताब में? उसको नाम क्या दिया गया अकाउंटिंग के अंदर? जर्नल दिया गया है।
इसको हम जानते हैं किस नाम से, प्राइमरी बुक्स। 1 मार्क्स में अगर आपसे कोई पूछता है कि नेम द प्राइमरी बुक्स ऑफ अकाउंट, यानी अकाउंटेंसी की सबसे पहली किताब कौन सी है, तो उसका नाम होता है क्या बेटा, जर्नल, जहां से अकाउंटिंग स्टार्ट होगी आपके। ठीक है, अगला, अब भैया मैंने क्या करा, रिकॉर्डिंग कर ली। दूसरा स्टेप क्या है, ध्यान से, अब यहाँ पे वैसे तो आप सबको पता चल गया होगा अब ये स्टेप क्या है, क्योंकि लास्ट क्लास में डिटेल में डिस्कशन हुआ था। सपोज करो बेटा यहाँ पे 1 2 3 4 5 और 6 ये किसी दुकानदार के क्या है, यहाँ पे कस्टमर्स हैं, और ऐसे गिनती करते करते इसके पास टोटल कस्टमर्स कितने हैं, 1000 कस्टमर है। ठीक है, ध्यान से समझना जो नहीं थे लास्ट क्लास में। अब हुआ क्या है, इसमें से 2 नंबर कस्टमर आता है, वो ये कहता है कि भैया एक काम करो, मेरे को मेरा बैलेंस बता दो, कितना बैलेंस है। तो क्या दुकानदार के लिए बच्चे पॉसिबल है कि 1000 ग्राहकों में से सडनली वो किसी को किसी का बैलेंस बता पाए? पॉसिबिलिटी नहीं है। इसको ऐसे समझो, आपका बेटा बैंक अकाउंट है, ठीक है, आप बैंक के पास गए, बैंक के पास एक ही एसबीआई बैंक में गए, उसके पास लाखों कस्टमर है। आप जाके कहते हो भैया एक काम करना, मेरा बैलेंस बताना। वो पूछता है जी नाम क्या है, जी मेरा नाम तो अंकित है। वो कहेगा अंकित नाम के तो 100 जने हैं मेरे पास, आप बताओ आप कैसे पहचान करके आ रहे हो। तो आप क्या बताते हो उसको, फिर नेम तो बता दिया। उसके बाद बैंक में हम क्या बताते हैं डिटेल पता करने के लिए, अपना कौन सा नंबर बताते हैं उसको, अकाउंट नंबर बताते हैं ना। तो अकाउंट नंबर का मतलब क्या हुआ, बैंक ने हर एक इंडिविजुअल बंदे का क्या कर रखा है बेटा, अलग अलग अकाउंट बना रखा है। तो ऐसे ही अकाउंटिंग भी क्या करती है, जितने भी उसके कस्टमर्स होते हैं ना, पहले उन सबकी ट्रांजैक्शंस को क्या कर लेती है, एक जगह रिकॉर्ड कर लेती है, फिर उन सबके क्या बनाती है, वो अलग अलग एक अकाउंट्स बनाती है। उसे क्या बोलते हैं हम, क्लासिफाई करना बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम उसको, कैसे क्लासिफाई करती है, कहता है आफ्टर रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन इन द जर्नल और इन द सब्सिडरी बुक्स दीज आर क्लासिफाइड, क्लासिफिकेशन इज डन इन लेजर। और क्लासिफिकेशन जिसमें करी जाती है उस टर्म को क्या बोला जाता है, लेजर बोला जाता है। तो अब यहाँ पे ना थोड़े से स्टेप समझते रहना। पहला स्टेप हमने समझ लिया जी सर, पहले क्या होता है, सबसे पहले रिकॉर्डिंग, वो किस में होती है, जर्नल में होती है। उसके बाद हम क्या बनाते हैं जी, दूसरे स्टेप में लेजर बना लेते हैं। लेजर का मतलब क्या हुआ, सबके अकाउंट्स को अलग अलग बना देना। इसके बाद आता है बेटा क्या, समराइज करना। क्या करना, समराइज का बेसिकली मतलब समझो क्या है भाई, एक बैंक के अंदर लाखों कस्टमर्स हैं, सबके अकाउंट भी खोल दिए बैंक ने, लेकिन उन अकाउंट्स को उसे बैलेंस भी तो करना पड़ेगा। भाई किसका कितना पैसा आया था, मैं उसे कितना दे चुका हूं, उसका बैलेंस कितना बचा, ये करना पड़ेगा ना बच्चे। तो ऐसे ही हम अकाउंटिंग में किसके लिए करते हैं, कस्टमर्स के लिए करते हैं। और उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, समराइजिंग बोला जाता है। यानी जो आपने ये लेजर बनाया था ना बच्चे, यहाँ पे इस लेजर का कुछ ना कुछ क्या बचेगा आपके पास, इस लेजर में कुछ ना कुछ क्या बचेगा, बैलेंस बचेगा। या तो मैंने कस्टमर से पैसे लेने होंगे या मैंने कस्टमर को पैसे देने होंगे, यही 2 चीजें हो सकती हैं बस। ठीक है, तो उस बैलेंस को मैं क्या करूंगा बेटा, एक शीट पे राइट डाउन करूंगा। उसको क्या बोला जाएगा यहाँ पे, ट्रायल बैलेंस बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा उसको। अब इसको ऐसे समझते हैं, भाई देखो एक जर्नल है, ठीक है, आप सब भी मेरे पास आए, मैंने रजिस्टर उठाया, आप सबका नाम लिख लिया, आप पूरे साल मेरे पास पढ़ रहे हो। अब क्या होगा, पूरे साल में आपके साथ मेरी ट्रांजेक्शन्स क्या है, भाई आप फीस पे करोगे, मैं कुछ फीस रिफंड करूंगा, पहली चीज। दूसरा आपके मार्क्स आएंगे, आपके टेस्ट होंगे, वो मैं कहीं पे रिकॉर्ड करूंगा ना। अब जर्नल तो एक वो रजिस्टर हो गया जिसमें आप सबकी एंट्री मैंने एक साथ कर रखी है। फिर मैंने क्या करा, हर एक पेज पे अलग अलग नाम से सबके और अकाउंट बना दिए, वो क्या बन गया बेटा, मेरा लेजर बन गया। अब आप 4 महीने बाद आते हो, सपोज करो आप आके कहते हो सर ये बताओ मेरी फीस कितनी ड्यू है, तो मैं क्या देखूंगा, मैं जर्नल नहीं देखूंगा, मैं क्या देखूंगा, आपका लेजर देखूंगा कि भाई इस बच्चे का क्या लेजर है, इसमें कितना बैलेंस बचा हुआ है, या मैंने इसको देने हैं या मैंने इससे लेने हैं। तो वो क्या हो गया बेटा, आपका लेजर हो गया। उस लेजर के बैलेंस को मैं कहां पे राइट डाउन करूंगा, आया समझ। अब इसको और अच्छे तरीके से ऐसे समझो, देखो बेटा बिल्कुल परफेक्ट क्लियर करना है तो देखो, जर्नल में तो मैंने सारी एंट्री एक साथ कर ली, ठीक है। अब मान लो एक ए पर्सन का लेजर बना, उसके 2000 रुपए निकलते हैं। ऐसे बी पर्सन का लेजर बना, उसके 3000 रुपए निकलते हैं। सी पर्सन का लेवल बना, उसके 5000 रुपए निकलते हैं। ये इनका बैलेंस है जो मैंने उससे लेना है। क्लियर है जी। अब हुआ क्या, मैंने आपको लास्ट क्लास में एक एग्जांपल दिया था कि मान लो ऐसे करते करते मेरे पास कितने कस्टमर है बेटा, 1000 कस्टमर है। तो एक पेज पे एक का लेजर आया, तो 1000 कस्टमर का कितने पेज पे आएगा, 1000 पेज पे आएगा। तो
तो क्या वो पेज जेब में लेके घूमे जा सकते हैं? कहीं पे भी पॉसिबिलिटी नहीं है। तो मैंने क्या करा, जो ये लेजर का बैलेंस था ना बेटा, इससे मैंने एक शीट पे राइट डाउन कर लिया। इस शीट को मैंने नाम दिया क्या बेटा यहाँ पे, ट्रायल। तो मैंने यहाँ पे सिर्फ बैलेंस लिख लिया भैया 2000, 3000, 5000। तो अगर मेरे पास ऐसे 1000 कस्टमर भी हैं तो मैं 2, 4, 5, 10 पेज पे सबके बैलेंस एक जगह पे आराम से राइट डाउन कर सकता हूँ। आई बात समझ? तो अब इससे हमें क्या समझ आता है कि जर्नल वो बुक है जिसमें हमने सबकी एंट्री एक साथ करी, फिर उन एंट्रीज को उठा के अलग अलग अकाउंट्स में पुट करा, वो क्या बना, लेजर। उस लेजर का जो बैलेंस बचा बेटा उसे हमने एक शीट पे राइट डाउन करा, वो क्या बन गई, हमारी ट्रायल बैलेंस बन गई। समझ आई अकाउंटिंग में क्या क्या करना है हमें? क्लियर है अच्छे से? चलिए अब भैया ये सब कुछ तो कर लिया सर, लेकिन ये हमने किया क्यों, ये तो समझाओ। भैया ये सब हमने क्यों किया ये बताता हूँ। ये किया हमने किसके लिए? अब इसके बाद हम लास्ट स्टेप करेंगे अपना क्या, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। एनालाइज का मतलब कोई बताएगा मेरे को क्या होता है? एनालाइज करना नहीं पता? एग्जाम्पल सुनो, इंग्लिश स्ट्रॉन्ग है आप सबकी, ठीक है। एनालाइज समझो, कभी ब्लड टेस्ट हुआ है किसी का? कभी तो हुआ होगा, 2 बूंद जिंदगी दे के आए होगे कहीं ना कहीं, तो दे के आए। तो बेटा जब वो लेके जाते हैं उसका क्या करते हैं, वहां पे टेस्ट करते हैं ना। टेस्ट का मतलब होता है बेटा आपके ब्लड को क्या कर रहे हैं, वो एक तरीके से एनालाइज कर रहे हैं। एनालाइज का मतलब होता है डीपली स्टडी ऑफ एनीथिंग। किसी भी चीज को डीपली जाके स्टडी करना क्या कहलाता है, एनालाइज करना कहलाता है। अब हुआ क्या, हमने ये सारी ऊपर की प्रोसेस पूरी कर ली, एंड में जाके हम एनालाइज करेंगे क्या पता करने के लिए कि भाई पूरे साल जितनी भी ट्रांजेक्शन्स हुई थी, इसको करने के बाद मेरे को प्रॉफिट हुआ है या मेरे को लॉस हुआ है। उसके लिए क्या करते हैं हम, ये एनालाइजेशन करते हैं। एग्जांपल समझना, पहला आपका टर्म हुआ, आप स्कूल में गए, आपने फर्स्ट टर्म दे दिया, उसके बाद आपने क्या दिया, सेकंड टर्म दिया। लेकिन आपका मेन एनालिसिस कब होता है, जाके फाइनल टर्म में होता है ना, कि जो आपका फाइनल रिजल्ट आता है। तो फाइनल रिजल्ट क्या है आपका, एक तरीके से पूरे साल का एनालाइजेशन का रिजल्ट है वो। तब पता चलता है कि बच्चे ने अच्छा स्कोर करा तो इसने अच्छी मेहनत करी थी, नहीं कर पाया तो ये नीचे था। तो सेम अकाउंटिंग के अंदर होता है बेटा, ठीक है। तो आपका स्टेप क्या हुआ, कहता है इट मींस प्रिपेयरिंग अ फाइनल अकाउंट। इसमें हम 3 अकाउंट बनाते हैं, ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट। लास्ट क्लास में ये बोल चुका हूं मैं कि ये कौन से चैप्टर में आएगा आपके, ये हमारा चैप्टर जो है बेटा सेकंड टर्म में आएगा। तो इसे डिटेल में हम तभी पढ़ने वाले हैं ये क्या होता है, ठीक है। अब चलिए सर, अब हमने ना अकाउंटिंग प्रोसेस बहुत अच्छे से समझ ली, सारा कुछ पढ़ लिया। अब यहाँ पे समझना है हमें क्या, कम्युनिकेशन। लास्ट स्टेप होता है हमारा क्या, कम्युनिकेट करना। कम्युनिकेट किससे करूंगा भाई, सोचो। यहाँ पे मेरे पास ना बच्चे क्या हुआ, यहाँ पे देखो, एक कंपनी है यहाँ पे ABC लिमिटेड। फॉर एग्जाम्पल इसके ओनर है कौन, अंबानी जी, ठीक है। तो क्या अंबानी जी अपने अकाउंट खुद बनाते हैं? नहीं बनाएंगे, ऑब्वियस सी बात है। अंबानी जी सीए तो नहीं है, अंबानी जी अकाउंटेंट तो नहीं, वो बिजनेसमैन है। तो उन्होंने कोई ना कोई अकाउंटेंट हायर किया होगा, उन्होंने इनके अकाउंट मेंटेन किए पूरी प्रोसेस के थ्रू, रिकॉर्डिंग, एनालाइजेशन, इंटरप्रिटेशन, सारा काम कर दिया। तो अब जो इन्होंने यहाँ पे अकाउंटेंट रखा होगा, सपोज करो उन्होंने कोई सीए रखा हुआ है, तो सीए जब अपना एनालाइज करने के बाद फाइनल रिजल्ट निकालेगा, तो ये वाला रिजल्ट कि भैया फर्म को प्रॉफिट हुआ है या फर्म को लॉस हुआ है, क्या इस बंदे को अंबानी जी से शेयर करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा? करना पड़ेगा। तो यानी कि कम्युनिकेशन इसे बोला जाता है। और ऐसा नहीं है कि सीए को अंबानी जी को करना पड़ेगा, इवन अंबानी जी को किसको करना पड़ेगा भाई, गवर्नमेंट को बताना पड़ेगा कि मेरी फर्म कैसे चल रही है। दूसरा, शेयर होल्डर वर्ड सुना है कभी आपने? शेयर होल्डर कौन होते हैं बेटा, जो कंपनी के अंदर पैसा लगा के बैठे होते हैं। तो अंबानी कंपनी को शेयर होल्डर को भी बताना पड़ेगा कि जिस कंपनी में आपने पैसा लगाया है वो प्रॉफिट में जा रही है या लॉस में जा रही है। तो इस टर्म को बोला जाता है क्या, यहाँ पे आके कम्युनिकेशन बोला गया। देखो क्या लिखा है, कहता है इट इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, इट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑफ द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस टू इट्स यूजर एज वेल एज एक्सटर्नल यूजर। 2 तरीके के यूजर्स मेंशन हुए यहाँ पे, इंटरनल और एक्सटर्नल। अभी हम पढ़ेंगे ये दोनों होते क्या हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ना एक टर्म आया क्या, फाइनेंशियल पोजीशन। क्या टर्म आया बेटा यहाँ पे, फाइनेंशियल। इस टर्म को बाद में समझते हैं। आपको बेटा कैसे पता चलता है कि 10th में आप पढ़ रहे थे, आपको कैसे पता चला कि भाई 10th के 4 महीने बाद आपकी 10th में क्या पोजीशन है? किसके थ्रू पता चला आपको? टेस्ट के थ्रू,
यूटी के थ्रू या फर्स्ट टर्म के थ्रू, ऐसे पता चला ना। यानी आपका भी एक लेजर बन रहा था, आपका एक अकाउंट बन रहा था स्कूल के अंदर कि भैया इसने इतने यूटी दिए थे, इसमें इतने मार्क्स आए थे इसके। तो सेम बेटा क्या हुआ, एक एग्जांपल दिया था मैंने बच्चों को, क्या कि सपोज 1 जनवरी 2020 को वी इन्वेस्ट 10 करोड़ इनटू द बिजनेस। हमने कितने इन्वेस्ट करे बेटा, 10 करोड़ रुपए बिजनेस में लगाए। व्हाट इज द बैलेंस ऑन 15 जुलाई 2022? तो मेरे को ये बताना है भैया 15 जुलाई 2020 को मेरा कितना बैलेंस है, कैसे बता पाऊंगा? सोचो, आप एक बिजनेसमैन है, हम सबने एक टीम बनाई बच्चे, हमने एक बिजनेस रन कर लिया, हम सबने जोड़ जाड़ के ना 1 जनवरी को उसमें 10 करोड़ रुपए लगा दिए मान लो। अब 15 जुलाई को हम सारे फिर से मिल गए। अब आप मेरे से पूछ रहे हो भैया 10 करोड़ रुपए लगाए थे कितने बचे हैं? मैं कह रहा हूँ आपको पता होगा, मुझे क्या पता, आप बताओ लगाए थे कितने बचे। तो क्या ऐसे अकाउंट्स का बैलेंस निकाल सकते हो? नहीं निकाल सकते। उसके लिए हमें क्या मेंटेन करना पड़ेगा बेटा? अकाउंटिंग बुक मेंटेन करनी पड़ेगी। इसीलिए ये पूरी की पूरी अकाउंटिंग प्रोसेस की जाती है। इसी टर्म को क्या बोला जाता है? आपकी फाइनेंशियल पोजीशन बोला जाता है कि भाई मेरे पास 1 जनवरी को सर बिजनेस में कितने पैसे थे? 10 करोड़। आज सपोज करो 15 जुलाई को मेरे पास कितने बचे हैं सर? 8 करोड़। लेकिन ये पता कैसे कर पाओगे? जब आप अकाउंटिंग बना रहे होगे, ऊपर से नीचे आपने अकाउंट्स मेंटेन करे होंगे। क्लियर हुआ यहां तक? कोई डाउट? चलिए ठीक है। देखिए नेक्स्ट पॉइंट आता है बच्चे हमारा यहाँ पे, क्या अगले क्वेश्चन पे आते हैं यहाँ पे, ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। क्या पढ़ना है बेटा अब हमने यहाँ पे? ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्टिव का मतलब बता दीजिए पहले तो। उद्देश्य, ठीक है। उद्देश्य का मतलब बेसिकली आपकी लैंग्वेज में जो शॉर्ट फॉर्म्स आप यूज करने लग गए हो, हमारी लाइफ का मोटो क्या है, ठीक है ना, किस मोटिव से हम कुछ काम कर रहे हैं, हमारा उद्देश्य क्या है। मान लो जैसे मैंने आपसे पूछा था बच्चे कि आप 11th में कॉमर्स क्यों ले रहे हो, तो आपका आंसर आया सर हमें सीए करनी है। तो ये आपका क्या हो गया, एक तरीके से आपका क्या हुआ, ये यहाँ पे ऑब्जेक्टिव हो गया, उद्देश्य लेके चल रहे हो आप। तो ऐसे ही बेटा अकाउंटिंग के क्या उद्देश्य हैं, क्यों अकाउंटिंग की जाती है, पहला पॉइंट पढ़ते हैं। सबसे पहला बेटा आता है इसमें क्या, कीप सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शंस। क्या करती है बेटा अकाउंटेंसी? जितनी भी हमारी बिजनेस ट्रांजेक्शंस होती हैं उनको क्या करती है, सिस्टमेटिकली रिकॉर्ड करके रखती है। कैसे? द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द अकाउंटिंग इज टू कीप कंप्लीट एंड सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ द बिजनेस फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन ऑफ द एंटरप्राइजेस। आपने प्रोसेस ऊपर पूरी पढ़ ली, कैसे कैसे करती है वो, पहले रिकॉर्ड करती है, फिर लेजर बनाती है, फिर ट्रायल बैलेंस बनाती है। तो यानी एक सिस्टमेटिक तरीके से क्या करती है, ये इसको मैनेज करके चलती है। पहला इसका ऑब्जेक्टिव ये है। दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या है जी, कैलकुलेशन ऑफ लॉस ऑफ द बिजनेस। इसका मेन उद्देश्य क्या होता है, बिजनेस का प्रॉफिट एंड लॉस फाइंड आउट करना। कहता है अकाउंटिंग हेल्प्स इन असर्टेनिंग द प्रॉफिट जनरेटेड और लॉस सफर्ड इन द बिजनेस ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड। अब यहाँ पे एक टर्म आया बेटा, क्या, अकाउंटिंग पीरियड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एज अ स्टूडेंट ऑफ अकाउंटेंसी आप सबको ये पता होना चाहिए, सोते जागते आपको ये दिमाग में रहना चाहिए कि अकाउंटिंग पीरियड क्या होता है। ठीक है, कैसे? आपने ये वाला देखते आए हो, इसको बोलते हैं हम क्या यहाँ पे, कैलेंडर ईयर। कैलेंडर ईयर क्या है, 1 जनवरी को शुरू होता है सर, 31 दिसंबर को खत्म हो जाता है। लेकिन अकाउंटिंग का पीरियड अलग होता है। ये कब स्टार्ट होता है बेटा, 1 अप्रैल को। खत्म कब होता है ये, 31 मार्च को। अगर महीने देखोगे तो इसमें भी 12 महीने ही हैं और इसमें भी कितने हैं, 12 ही महीने हैं। लेकिन डेट ऑफ स्टार्टिंग और डेट ऑफ एंडिंग क्या है, दोनों के अंदर अलग अलग होती है। ये बात समझ आ गई? अब ऐसा क्यों किया गया कि ये अकाउंटिंग पीरियड बनाया गया? देखो ये बेसिकली हमारी मिनिस्ट्री ने या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बनाया। ठीक है, ये टाइम पीरियड क्यों बनाया गया मैं आपको बताता हूं। आपने कब कब ऐसा किया है कि आपने कोई फॉर्म भरना है या कोई भी आपकी लाइफ का काम है, ठीक है, और आपको उसकी डेट पता चल गई। सपोज आज क्या चल रहा है बेटा, 8-9 तारीख है, आपको पता चलेगी 30 अप्रैल उसकी लास्ट डेट है। आप में से 90 नहीं, आप में से 100% ऐसे बच्चे होंगे जो 29 तारीख को ही जागे होंगे कि 29 तारीख आज आखिरी डेट है और मेरे को भरना है, कल आखिरी डेट है। वो है कि नहीं, ऐसा बताओ, सच्ची है ना? ये इंडिया का एक पैटर्न है, हमें जितनी मर्जी डेटें देते चले जाओ लेकिन हम आखिरी डेट पे ही जागते हैं कि भैया हमें ये काम करना है। होता है ना ये नॉर्मली हमारी लाइफ में। तो गवर्नमेंट को भी ये दिख रहा है कि भैया अगर हम कोई टाइम पीरियड नहीं देंगे ना इनको, तो ये टाइम पीरियड के अकॉर्डिंगली कोई काम नहीं करने वाले। तो गवर्नमेंट ने क्या करा, इसे बोला जाता है बेटा स्टार्टिंग। और 31 मार्च को ना अकाउंटिंग की लैंग्वेज में बोला जाता है क्लोजिंग डे बोला जाता है। क्या बोलते हैं हम बेटा इसको यहाँ पे, क्लोजिंग। आप कभी भी गूगल पे सर्च करना घर जाके, क्लोजिंग डे का मतलब होता है बैंक वगैरह सब क्या होते हैं इस दिन बंद कर दिए जाते हैं। क्योंकि गवर्नमेंट ने ये एक आखिरी तारीख दी है कि आपको सारे अपने अकाउंट मेंटेन करके किसको सबमिट करने हैं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को सबमिट करने हैं कि आपका इस साल का क्या रहा। ठीक है,
तो इसलिए ये अकाउंटिंग पीरियड बनाया गया। तो हम जितना भी अकाउंट्स पढ़ेंगे, जितनी भी अकाउंटिंग करेंगे, वो किस पीरियड के अकॉर्डिंग करेंगे बेटा? अकाउंटिंग पीरियड के अकॉर्डिंग करेंगे। तो आज से कैलेंडर ईयर भूल जाओ, अब हम किसके लिए काम करेंगे? हमेशा अकाउंटिंग पीरियड के लिए काम करेंगे। क्लियर है? अब कहता है डेपिक्ट्स फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। तीसरा इसका क्या बनता है बेटा? डेपिक्ट्स का मतलब होता है पता करना। ये हमारी फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में बताता है। कैसे? द बैलेंस शीट इज आल्सो प्रिपेयर्ड टू नो द फाइनेंशियल साउंडनेस ऑफ द बिजनेस। इट डेपिक्ट्स द पोजीशन ऑफ असेट्स, लायबिलिटी एंड कैपिटल। इस लाइन को ना अभी आप छोड़ देंगे, क्योंकि मैं इससे पहले समझाऊंगा ये टर्म होते क्या है। इसको ना एक एग्जांपल के थ्रू हम समझ लेंगे अगले वाले उसके अंदर। देखो यहाँ पे देखो, यहाँ पे बोला गया है क्या? कहता है फैसिलिटेट्स मैनेजमेंट। देखो मैं आपको फिर कहूंगा, याद करने से बढ़िया या थ्योरी को रटने से बढ़िया ना एग्जांपल समझ लो। मैं ऊपर वाला बाद में पढ़ाऊंगा, पहले ये वाला पढ़ेंगे। हम नीचे एग्जांपल जो दिया हुआ क्या लिखा है बेटा यहाँ? कहता है एक फर्म है एक्स लिमिटेड और एक फर्म है वाई लिमिटेड। दो फर्म्स है बेटा हमारे पास। एक्स लिमिटेड ने इन्वेस्ट किया कितने? 10 लाख रुपए। मान लो मैं ही हूं जो बिजनेस रन कर रहा है, और ये मेरी ही दो क्या है? एक अलग अलग फर्म्स है। ठीक है, ये मेरी दो क्या है? अलग अलग फर्म्स है बच्चे। अब मैंने एक्स लिमिटेड में 10 लाख रुपए लगाए, मेरे को प्रॉफिट कितना आया जी? 3 लाख रुपए का। मैंने वाई लिमिटेड में भी 10 लाख लगाए, मेरे को प्रॉफिट कितने का आया? 2 लाख का। अब अगले साल मेरे को दोबारा से पैसा लगाना, मैं किस में लगाऊंगा? साफ साफ दिख रहा है सर आप एक्स लिमिटेड में लगाओगे। क्यों? क्योंकि वहां पे प्रॉफिट ज्यादा हुआ था। लेकिन ये किसकी हेल्प से पता चल रहा है बच्चे? मेरे को अकाउंटिंग की हेल्प से पता चल रहा है। तो इसी टर्म को बोला गया क्या? फैसिलिटेट्स मैनेजमेंट का मतलब अकाउंटिंग मदद करती है मैनेजमेंट को डिसीजन लेने में कि हमें कहां पे और पैसा लगाना है और कहां पे और पैसा नहीं लगाना। देखो लिखा है, कहता है मैनेजमेंट रिक्वायर्ड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन फॉर द डिसीजन मेकिंग और फॉर एक्सरसाइजिंग इफेक्टिव कंट्रोल। मैनेजमेंट को फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन चाहिए होती है टाइम टू टाइम कि भैया हमारी फर्म कैसे चल रही है। अकाउंटिंग प्रोवाइड दिस इंफॉर्मेशन टू द मैनेजमेंट। अकाउंटिंग क्या करती है बेटा? ये इंफॉर्मेशन देती है किसको? मैनेजमेंट को। क्लियर है यहां तक? अब इसके बाद आता है प्रोवाइड अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू द यूजर्स। बेटा यूजर्स कौन कौन होते हैं ना, पहले ये समझ लेते हैं। आपके हिसाब से अकाउंट्स का जो डाटा आता होगा, एग्जांपल पहले ऐसे समझते हैं, यूजर को ऐसे समझो, आपका जो रिजल्ट आता है, आपका जो रिजल्ट आता है वो किस किस के लिए नेसेसरी होता है? किस किस को जानने की उत्सुकता होती है कि भैया इनका रिजल्ट आया? किस किस के लिए यूजफुल होता है वो बताओ? टीचर्स, पेरेंट्स, फ्रेंड सर्कल, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रिश्तेदारों के लिए, अपने बच्चों से कंपेयर करने के लिए होता है ना, होता है। तो ये सब क्या हो गए? आपके रिजल्ट के यूजर्स हो गए बच्चे। यूजर समझ आ गए क्या होता है? अब क्वेश्चन ये है कि भाई अकाउंट्स के यूजर्स कौन कौन होंगे? भैया अकाउंट का यूजर होगा कौन? शेयर मार्केट, शेयर होल्डर जिसे कहेंगे, गवर्नमेंट, ठीक है, बैंक। बैंक क्यों होगा? क्योंकि बैंक आपको लोन देता है, तो ये पता करेगा भैया मैंने लोन दिया कि कंपनी डूब तो नहीं गई, मेरा पैसा सेफ तो चल रहा है। तो यहाँ देखो लिखा है, कहते द एंड यूजर ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन आर, कौन कौन है बेटा? शेयर होल्डर, डिबेंचर होल्डर, 12th में बताऊंगा, बैंकर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। दिस इंफॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड टू द यूजर बाय द अकाउंटिंग। तो ये इंफॉर्मेशन इनको दी जाती है, किसके द्वारा दी जाती है? अकाउंटिंग के द्वारा दी जाती है। ठीक है, हेल्प्स इन मेकिंग इंटर फर्म कंपैरिजन। देखो इंटर फर्म कंपैरिजन का मतलब होता है किसी पर्सन की दो अलग अलग फर्म्स हैं, उसको आपस में कंपेयर फर्म करने के लिए। देखो कैसे, एग्जांपल समझ लेते हैं हम यहाँ पे। एक बेटा कंपनी है होंडा कार लिमिटेड और एक कंपनी है हमारी मारुति लिमिटेड। इसमें 100 करोड़ रुपए लगाए गए, इसने प्रॉफिट कितने का दिया? 10 करोड़ का। इसमें भी 100 करोड़ रुपए लगाए गए, इसने प्रॉफिट कितने का दिया? 20 करोड़ का। अब हमें साफ साफ दिख रहा है कि सर क्या मारुति इज बेटर देन अ होंडा? साफ दिख गया। लेकिन ये किसकी हेल्प से दिखा बेटा? जब मैंने अकाउंट्स मेंटेन किए थे तो मैंने दोनों की बैलेंस शीट को आपस में मैच किया, तो मेरे को समझ आया भैया ये इससे ज्यादा बेटर परफॉर्म कर रही है। तो यहाँ लिखा है मैनेजमेंट एंड अदर एंड यूजर ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैन मेक कंपैरिजन ऑफ द फर्म with similar firm by comparing with the accounts of the firm। देखो ये ना इससे समझो, आपका रिजल्ट आता है तो अगर आप पढ़ने वाले बच्चे हो तो आप अपनी क्लास में अगर सेकंड पे हो तो आप फर्स्ट वाले से कंपेयर करते हो कि भैया उसके मेरे से कितने ज्यादा नंबर आए हैं, तो कंपैरिजन तो आप भी करते हो ना। तो ऐसी जितनी भी अलग अलग कंपनीज होती हैं वो अपनी जो राइवलरी कंपनी है या उनके कंपिटिटर्स हैं उनके साथ क्या करते हैं बेटा? अपने अकाउंट्स को कंपेयर करते हैं। तो इसके लिए हमारे क्या हेल्प करती है? अकाउंटिंग हेल्प करती है। ठीक है, अब इसके बाद यहां से देखना अगला टॉपिक है ये आपका। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा, पहले उसको थोड़ा सा रिपीट करते हैं। आज की क्लास में हमने 3 टॉपिक क्लियर करे।
पहला जी सर अकाउंटिंग क्या होती है, फिर हमने समझा अकाउंटेंसी की डेफिनेशन क्या है, फिर हमने पढ़े सर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है अकाउंटेंसी के, ठीक है। उसके बाद हमने चौथा भी कर लिया ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। अब हम करने जा रहे हैं क्या इसका एडवांटेजेस एंड यूजेस ऑफ अकाउंटिंग। देखो जो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स थे और इसके एडवांटेजेस दोनों ही क्या होंगी, सिमिलर होंगी। भाई मेरा जो कैरेक्टर है क्या है, पढ़ाना, तो मेरा कैरेक्टर पढ़ाना है ना, तो मेरी एडवांटेज भी क्या है आपके लिए, पढ़ाना ही तो हुई। तो दोनों लगभग क्या चलते हैं बेटा, दोनों सिमिलर ही चलते हैं। कैसे देखते हैं, सबसे पहले प्रोवाइड कंप्लीट एंड सिस्टमैटिक रिकॉर्ड। कहते द वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन increase with the growth of the business and it is not possible to remember all of them orally। देखो हुआ क्या, अभी आप आए हो, ठीक है, अभी आप 8 9 10 जने बैठे हो यहाँ पे मान लो, अब ऐसे ही नहीं रहता। तो अभी मेरे को पता है कि भैया आप 8 जने हो, मेरे को नाम भी याद है, सपोज करो आप में से किसी के कोई डॉक्यूमेंट आए या आपकी फीस आई, तो मेरे को ओरली याद रहेगी कि इस बैच के ऐसे ऐसे आ गई। अब मान लो इस बैच में 50 जने हो गए, क्या मेरे को ओरली याद रहेगा, नहीं रहेगा। तो उसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा बेटा, रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो वही ये चीज समझा रहा है, क्या कहता है, जैसे जैसे वॉल्यूम का मतलब होता है जैसे जैसे ट्रांजैक्शंस बढ़ती चली जाएंगी, तो बिजनेस को क्या करना पड़ेगी, ग्रोथ ऑफ बिजनेस के साथ साथ उसको ओरली याद रखना क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। अकाउंटिंग कीप्स अ कंप्लीट एंड सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल द बिजनेस ट्रांजैक्शन। तो अकाउंटिंग हमारी मदद करता है किसके अंदर, सारी की सारी ट्रांजैक्शन को अच्छे तरीके से रिकॉर्ड करने के अंदर, ठीक है। इसके बाद प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रॉफिट एंड लॉस। ये ऊपर भी पढ़ चुके हैं हम, क्या कि अकाउंटिंग हमें क्या निकाल के देता है बच्चे, यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस पता करवाता है। फिर प्रोवाइड इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द फाइनेंशियल पोजीशन। कहता है व्हेन द अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस आर समराइज्ड ऑन ईयरली बेसिस, बैलेंस शीट इज ड्रॉन टू डिपिक्ट द पोजीशन ऑफ असेट्स, लायबिलिटी एंड कैपिटल। तो बेसिकली हम साल के आखिर में एक चीज बनाते हैं बेटा, उसका नाम क्या होता है, बैलेंस। नाम से पता चल रहा है किसकी शीट है, ये बैलेंस की शीट है। तो ये हमें ये बताती है कि भाई पूरे साल के अंदर मान लो किसी का कपड़े का काम था, तो उसने कितना कपड़ा खरीदा था, उसका कितना कपड़ा बच गया। इसको अकाउंटिंग में क्या कहते हैं, असेट्स वगैरह को हम ये नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करने वाले हैं अभी, ठीक है। समझ आ गया क्या करती है ये, चलिए। इसके बाद फैसिलिटेट कंपैरेटिव स्टडी। द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट of 1 year can be compared with the previous year to ascertain the progress made by the firm in comparison to the previous year। देखो बेटा, आपका फर्स्ट टर्म हुआ, उसके अंदर आपने स्कोर किया 80%। सेकेंड टर्म हुआ, अगर किसी ने मान लो 70% स्कोर किया, तो हम क्या बोलेंगे, उसका रिजल्ट क्या गया है, कम, यानी उसने पहले से कम स्कोर किया है। अगर उसने 90% स्कोर किया है, तो हम कहेंगे उसका स्कोर क्या हुआ है, पहले से बेटर हुआ है। तो रिजल्ट ऐसे कंपेयर करते हैं ना हम पिछले साल का। तो ऐसे ही जितनी भी कंपनीज होती हैं वो क्या करती हैं, अपनी पिछले साल की बैलेंस शीट और इस साल की बैलेंस शीट को क्या करती हैं आपस में। इससे फायदा क्या होता होगा कंपनी को, कोई बताएगा? और हाँ, इन्होंने कहा सर कितना डिफरेंस आया लास्ट ईयर और इस ईयर में। तो ये डिफरेंस पता करके कंपनी करती क्या है, मतलब आपके अकॉर्डिंग क्या होगा, ऐसे समझो ना इसको। देखो मैं क्या कह रहा हूँ, लिंक करो अपने आप से पढ़ाई को। भाई आपके 80% की जगह 70% आए, यानी आपकी कंपनी डाउन जा रही है। तो आप अगली बार और क्या करोगे, मेहनत को बढ़ाओगे, देखोगे कमियां कहाँ कहाँ पे रह गई थी। तो सेम कंपनी भी क्या करेगी, ये देखेगी भैया हमारी कहाँ कहाँ कमी रह गई, जिसकी वजह से हमारा प्रॉफिट क्या हो गया, कम हो गया। और अगर प्रॉफिट बढ़ा है, तब भी कंपनी क्या देखेगी कि भाई मैंने ऐसा क्या करा जिसकी वजह से मेरा प्रॉफिट बढ़ गया, ताकि अगले साल भी मैं करूं उस चीज को इंप्लीमेंट करूं और प्रॉफिट को और ज्यादा बढ़ाऊं। आई बात समझ? तो जो आप करते हो सेम कंपनी भी करती है बच्चे यहाँ पे, ठीक है। फिर आता है हेल्पिंग टेकिंग मैनेजरियल डिसीजन। ये पॉइंट हमने अभी ऊपर भी पढ़ा था कि कंपनी के लिए हेल्प होती है क्या, मैनेजरियल डिसीजंस लेने के अंदर। कैसे? अकाउंटिंग प्रोवाइड्स ऑपरेटिंग एंड ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी एंड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस डायरेक्टेड बाय द मैनेजमेंट टू टेकिंग अ डिसीजंस। अब यहां पे आप ऐसे समझो, एक कंपनी के पास 100 करोड़ रुपए हैं, उसने उसमें से 50 करोड़ रुपए एक जगह लगा दिए, 70 करोड़ रुपए एक जगह लगा दिए, सॉरी, उसमें से उसने करा बेटा यहाँ पे, अभी करना पड़ेगा, चलो। एक कंपनी के पास यहाँ पे 100 करोड़ है, उसमें से 50 करोड़ उसने एक जगह लगाए, 30 करोड़ बेटा उसने एक जगह लगाए,
अब उसको क्या करना है बेटा, यहाँ पे 50 करोड़ रुपए एक कंपनी में और लगाने हैं, ठीक है। अब इस एग्जाम्पल को समझना बेटा, अगर क्लियर करना है कॉन्सेप्ट, देखो 50 और 30 कितने लगा चुकी है कंपनी, बचे कितने हैं उसके पास, अब 20 में से लगाने कितने हैं, तो उसे 30 करोड़ और चाहिए ना। अब यहाँ पे मैंने क्या लिखा, प्रोवाइड इंफॉर्मेशन के लिए पॉइंट देखो, यहाँ पे पॉइंट चल रहा था ना हमारा क्या, हेल्प्स इन टेकिंग मैनेजरियल डिसीजन। अब कंपनी क्या करेगी, कंपनी को देखेगा सर मेरे पास 20 करोड़ रुपए पड़े हैं, मैं 80 करोड़ रुपया लगा चुकी हूं, तो कंपनी देखेगी भैया इस 80 करोड़ में से हमारे पास कितना पैसा बचा हुआ है, कोशिश करेगी कि इस 80 करोड़ में से जो बचा हुआ अमाउंट है वो लेके हम क्या करें, इसके अंदर ऐड कर दें। लेकिन कैसे पता चलेगा, तो देखो ये पॉइंट लिखा है ना बेटा, टेकिंग मैनेजरियल डिसीजन। अगर मैनेजर्स के पास या कंपनी के पास अपने सारा का सारा अकाउंट है, तो वो उसकी बेस पे क्या ले पाएगी, फ्यूचर डिसीजन इजीली ले पाएगी कि मेरे को कहां से पैसा निकालना और कहां पे पैसा लगाना है। क्लियर। अब इसके बाद आता है एक्ट एज अ प्रूफ इन कोर्ट ऑफ लॉ। इसको समझना जरा, आप कभी शॉपिंग करने गए हो बच्चे, गए होगे ऑब्वियस सी बात है, तो घर वालों ने एक लाइन सबको बोली होगी कि बेटा कहीं जा रहे हो तो बिल जरूर लेके आना या पर्ची ले आना ध्यान से। ऐसा क्यों कहा जाता है, आप कहीं जाते हो शॉपिंग करते हो तो ऐसा क्यों बोला जाता है कि भैया बिल ले आना या पर्ची ले आना, ऐसा क्यों बोला जाता है, आप पे विश्वास नहीं है या दुकानदारों पे विश्वास नहीं है? अच्छा अच्छा, बिल्कुल ठीक है, वारंटी लेने के लिए ना बेसिकली। तो यानी कि अगर मान लो आपने किसी से फोन लिया, आपके फोन में कोई डिफेक्ट आ गया, आप उस पर्सन के पास चले गए, दो सिचुएशंस आपके सामने आई। एक सिचुएशन ये थी कि आपने उससे बिल लिया था, और एक सिचुएशन है आपने उससे बिल, यानी आपके पास पर्ची नहीं थी। तो जब आपके पास पर्ची नहीं थी, तो क्या उस कंडीशन में आप उस दुकान वाले से जाके लड़ सकते हो कि मेरा फोन ठीक करा के दो? नहीं लड़ सकते। लेकिन आपके पास अगर बिल है तो आप लड़ सकते हो कि हाँ भैया हमें फोन सही करा के दो, वारंटी में अभी हमारा फोन। तो यानी कि जब आप अकाउंटिंग के कुछ भी चीज रिकॉर्ड करते हो तो वो क्या बन जाता है, एक तरीके से प्रूफ बन जाता है, रिकॉर्ड बन जाता है। आप उसे कोर्ट में भी पेश कर सकते हो, सर इस तारीख को मैं इसके पास गया था और मैंने इतने का क्या लिया था, इससे सामान लिया था। ठीक है, तो लिखा है क्लेम अगेंस्ट द फर्म बाय द क्रेडिटर और द लेंडर। क्रेडिटर बेटा वो पर्सन होते हैं जिनसे हमने उधार, ठीक है, can be easily settled in the court by showing the accounts as evidence in support of our argument। तो हम अपने अकाउंट्स को भी एज अ क्या पेश कर सकते हैं, वहां पे प्रूफ के रूप में पेश कर सकते हैं कि भैया मैंने इसको इतने पैसे देने थे या मैंने इससे इतने पैसे लेने थे। लेकिन अगर आपके पास अकाउंट्स मेंटेन नहीं है तो ओरल चीज के ऊपर कोर्ट कभी भी आपकी बात नहीं सुनेगा। आई बात समझ? ठीक है, चलिए अब लास्ट टॉपिक रहेगा आपका यहाँ पे लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग। लिमिटेशन का क्या मतलब है बच्चे, अभी बताया था, क्या लिमिटेशंस होती हैं, क्या नहीं? देखो लिमिटेशंस का मतलब होता है किसी की भी चीज की कमियां क्या है, ठीक है, उसके ड्रॉबैक्स क्या है, डीमेरिट्स क्या है, ये सब लिमिटेशंस के ही दूसरे नाम है। अब अकाउंटिंग की सबसे पहली लिमिटेशन क्या है, बेस्ड ऑन द अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशंस। देखो क्या होता है ना, कुछ रूल्स होते हैं। आज की डेट में मैंने अभी आपसे एक रूल डिस्कस किया था, क्या, बोर्ड मास करा है, ठीक है। आज प्रेजेंट के अंदर कितने लगाते हो बोर्ड मास, करते हो ऐसे, पहले ब्रैकेट ओपन करा, फिर मल्टीप्लाई करी, फिर एडिशन करा, करता है कोई भी? नहीं करता ना। लेकिन अगर छोटी क्लास में होते तो कंपलसरी था हमारे लिए वो करना, ठीक है। ऐसे ही अकाउंटेंसी के भी क्या है बेटा, कुछ ना रूल्स होते हैं। एक एग्जांपल देता हूं, कई बार क्या होता है, अब यहाँ पे ना इसका नेगेटिव क्या है कि हमें जो भी काम करना है ना वो इस अकाउंटिंग के रूल्स के अंदर ही करना है, मुझसे बाहर जाके कोई काम नहीं कर सकते। भले हमारा दिमाग कह रहा हो नहीं सर ऐसे नहीं, ऐसे हो सकता है ये, लेकिन हम उससे बाहर नहीं जा सकते। एग्जाम्पल समझो, जैसे अभी आपका बैच रन हो रहा है, ऐसी एक बार ऐसे ही बैच रन हो रहा था, पूरा हॉल भरा हुआ था, पीछे एक स्टूडेंट बैठा था। कई स्टूडेंट्स आपने भी देखे होंगे बैच में ऐसे होते हैं ना जो पढ़ाई में कम ध्यान होता है लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिमाग चलता है उनका। अब मैंने सपोज करो पढ़ा रहा था यहाँ पे, मैंने कहा बेटा लॉ ऑफ ग्रेविटी क्या है, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटी क्या है, क्या होता है? एप्पल वाला एग्जांपल बताओ क्या था, बताओ, नहीं पता है? एप्पल वाला एग्जांपल क्या था, सर पे गिरा था ना। तो बेसिकली न्यूटन ने क्या बोला कि अगर हम एप्पल ऊपर उछालेंगे तो हमेशा नीचे ही आएगा ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। तो वो क्या बन गया बेटा, लॉ ऑफ ग्रेविटी के नाम से जाना गया। अब मैं भी यही चीज कैसे समझा रहा हूं आपको, भाई
न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटी कहता है कि ऊपर चीज जाएगी तो वो नीचे आएगी आएगी, वो मानना पड़ेगा। अब लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि ऐसे स्टूडेंट्स बैच में हो जो कहें, बच्चे ने क्या बोला कि सर ये बताओ हैंड रेज हुआ, मैं कहा बेटा बताओ, सर अगर किसी ने ऊपर कैच कर लिया तो अब तो एप्पल नीचे नहीं आएगा। लेकिन एज अ टीचर मेरे को क्या कहना पड़ेगा, बेटा कोई बात नहीं, कभी तो फेंकेगा या कभी तो वो नीचे उतरेगा, नीचे आएगा ही। क्यों? क्योंकि मुझे क्या समझाना है उसे, न्यूटन्स ऑफ लॉ ऑफ ग्रेविटी को तो मैं अलग नहीं कर सकता, उसे तो चेंज नहीं किया जा सकता। तो ऐसे ही बेटा अकाउंटेंसी के भी जो रूल्स है ना, हमें उसके अंदर ही रह के काम करना है, भले ही हमारा दिमाग कहे लेकिन हम उससे बाहर। अब उसी बच्चे को मैंने कहा बेटा कभी तो नीचे आएगा, उसके साथ में भी एक उसका बैठा था, उसने भी हैंड रेस कर लिया, कह रहा सर, मैं कहा हाँ जी बोलो, कह सर उसने जिसने कैच करी है वो खा गया तो क्या आंसर दोगे आप इस चीज का? लेकिन फिर क्या कहेंगे, भैया खा लिया, उसके पेट में ही था, वो तो नीचे उतरेगा ही, तो एप्पल तो नीचे आया ही। तो बेसिकली क्या होता है, जो कन्वेंशंस और रूल्स है ना बेटा, ये कभी भी चेंज नहीं होते, ये यूनिवर्सल है, इनको इंप्लीमेंट करना ही पड़ता है। ठीक है, तो देखो क्या लिखा है यहाँ पे कि सबसे पहला ड्रॉबैक क्या है हमारा, या नेगेटिव क्या है अकाउंटिंग का, कि हमें इसके किसके बीच में करना पड़ता है, पूरे पूरे रूल रेगुलेशन और गाइडलाइन के बीच में ही चलाना पड़ेगा। दूसरा, बेस्ड ऑन द पर्सनल जजमेंट, बेस्ड ऑन द पर्सनल जजमेंट। देखो कैसे, अभी मैंने आपको 2 ईयर्स बताए, एक बताया था कौन सा और एक कौन सा बताया बच्चे मैंने आपको यहाँ पे, अकाउंटिंग ईयर। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से सुनना मेरी बात को। अब आप सपोज करो आपने पहले साल अकाउंट बनाया कैलेंडर ईयर के हिसाब से, ठीक है, फिर जब आपने दूसरे साल अकाउंट बनाया तो आपने बनाया किसके हिसाब से, अकाउंटिंग पीरियड के हिसाब से। अब तीसरे साल आप इन दोनों अकाउंट्स को कंपेयर करना चाहते हो, तो क्या ये अकाउंट कंपेयर हो जाएंगे? नहीं हो पाएंगे ना। क्यों? पहले वाला अकाउंट कब शुरू हुआ था, 1 जनवरी को शुरू हुआ, 31 दिसंबर को खत्म हो गया। अगले वाला अकाउंट 1 अप्रैल को शुरू हुआ, 31 मार्च को खत्म हुआ, तो उसको कंपेयर करने में क्या आएगी बेटा, दिक्कत आएगी। अब तो लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है, तो इसीलिए क्या कहते हैं बेटा, ये जो रूल्स होते हैं ना, ये जो सीए है या अकाउंटेंट है उसके पर्सनल जजमेंट पे डिपेंड करता है, उनमें से वो क्या फॉलो करना चाहता है। ठीक है, तो देखो लिखा है, अकाउंट्स ऑफ अ फर्म प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ पर्सनल जजमेंट ऑफ द मैनेजमेंट, डज द मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन वगैरह, ये हम आगे अभी डिस्कस करेंगे, डेप्रिसिएशन होगा क्या, क्योंकि आपके लिए अभी थोड़ा आगे के लिए हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा। ठीक है, फिर आता है बेटा इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक, आप खुद भी याद कर सकते हो, लैक ऑफ क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन। ये हम अभी ऊपर डिस्कस कर चुके हैं कि अकाउंटेंसी में क्वालिटी की कोई जगह नहीं है, सिर्फ किसको देखता है बेटा, मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस को देखता है। देखो क्या लिखा है, अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड ओनली ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटेटिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, इट डज नॉट प्रोवाइड क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन लाइक गुडविल क्या है, यानी मैनेजमेंट की रेपुटेशन क्या है, एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर का रिलेशनशिप क्या है, इसको इससे कोई लेना देना। ठीक है, इसको हम ऐसे समझ लेते हैं कि एक टीचर से आप पढ़ रहे हो, उसको आपके मार्क्स से लेना देना है, आपका नाम क्या है, आप कहां से आ रहे हो, कौन सी फैमिली से, कोई लेना देना। ये हो गया क्या कि मैं सिर्फ किससे मतलब रख रहा हूँ, आपके न्यूमेरिकल वैल्यू यानी आपके मार्क्स से लेना देना है मुझे, उसके अलावा मेरे से कुछ नहीं। तो वो क्या हो गया, एक तरीके से नेगेटिव पॉइंट हो गया कि मैं आपकी क्वालिटी को जज नहीं कर रहा। फिर आता है सफर फ्रॉम विंडो ड्रेसिंग, विंडो ड्रेसिंग। अब यहाँ पे भी एक एग्जांपल देता हूँ, विंडो ड्रेसिंग क्या होता है। ठीक है, अब मैंने क्या करा, देखो कुछ बच्चे ना बड़े ओबीडिएंट होते हैं, आप जैसे एक बार में बात मान लेते हैं। अभी मैंने ऊपर क्या बताया था बेटा, जैसे मैं पढ़ता हूँ वैसे ही पढ़ने की कोशिश करो, ये समझाया। फिर मैंने आपको एक टर्म बताया, क्या बेटा, एक टर्म था हमारा क्या, कैरेक्टरिस्टिक। मैंने क्या कहा, कैरेक्टर अलग कर दो, स्टिक अलग कर दो, तो कैरेक्टर पता चल गया हमें अपना। तो उस बच्चे ने मेरी बात को ज्यादा ध्यान से सुन के मान लिया। मैं कहा बेटा विंडो ड्रेसिंग क्या होता है, क्या सर विंडो खिड़की, ड्रेसिंग कपड़े पहनना, खिड़की पे खड़े होकर कपड़े पहनना विंडो ड्रेसिंग होता है। तो ऐसे भी बच्चे होते हैं जो ज्यादा ओबीडिएंट होते हैं, लेकिन विंडो ड्रेसिंग ये नहीं होता। विंडो ड्रेसिंग का क्या मतलब होता है, ये समझते हैं। विंडो ड्रेसिंग का मतलब होता है बेटा, एक्चुअल में कुछ और होना और दिखाना कुछ और। कैसे? आप मॉल्स में जाते हो, मॉल के अंदर ना बाहर शोरूम के डमी लगे हुए होते हैं, उस पर ड्रेस देखते ही आप भावुक से हो जाते हो और अंदर चले जाते हो, ये तो मम्मी बहुत अच्छी लग रही है, मेरे को भी लेनी है। लेकिन जब आप बाहर देखते हो और अंदर जाते हो तो आपको दिखता है कि भैया जो बाहर लगा हुआ अंदर तो ऐसा कुछ, यानी उसने प्रेजेंट कुछ और करा, अंदर कुछ। या फिर कई बार आप रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हो तो उसका मेन्यू लगा होता है, बड़ा शानदार सा होटल होता है, आप घुस जाते हो देख के, जब अंदर जाके बैठ के खाना खाना स्टार्ट करते हो तो होती है ना ये चीजें। तो विंडो ड्रेसिंग भी यही चीज है। क्या? द मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस एंटिटी में प्रेजेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स टू सूट देयर ओन रिक्वायरमेंट बाय शोइंग मोर और लेस प्रॉफिट देन द ट्रू एंड फेयर प्रॉफिट। दिस कैन बी डन थ्रू अ विंडो ड्रेसिंग। एग्जांपल समझो, सीए क्या करता है, मेरे को ये बताएगा कोई? सीए का क्या काम है? आप सीए बनना चाहते हो, सीए का काम क्या है?
सारे पॉजिटिव काम है, लेकिन एक नेगेटिव काम भी तो है उसका, कि आपको गाइड करना कि किस तरीके से आप अपनी ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट कर सकते हो। ये भी तो यही समझाता है हमें, काले धन को किस तरीके से सफेद धन में कन्वर्ट करना है, कैसे आप अपना टैक्स बचा सकते हो, कैसे आप अपने प्रॉफिट को कम शो कर सकते हो, प्रॉफिट को ज्यादा करते हो। ये करते हैं ना सीए बच्चे, सीए क्या अकाउंटेंट भी करते हैं। तो इसी टर्म को क्या बोला जाता है बेटा, विंडो ड्रेसिंग बोला जाता है, यानी एक्चुअल में कुछ और होता है, दिखाते कुछ और है। ठीक है, चलिए इसके बाद आता है बेटा यहाँ पे क्या, डेपिक्ट्स अनरियलिस्टिक इंफॉर्मेशन। इसका मतलब समझो क्या है, ध्यान से सुनना। मैंने एक कार ली हुई है, सपोज करो उसकी 10 लाख वैल्यू है, मैं उसके अकाउंट्स मेंटेन करता हूं, ठीक है, उसकी वैल्यू कम होती चली जा रही है, मेरे अकाउंट्स में उसकी वैल्यू शो हो रही है, मान लो कि 3 साल बाद वो कितने की रह गई, आफ्टर 3 इयर्स 7 लाख रुपीस की रह गई। तो क्या ये जो 7 लाख रुपए है बेटा, ये इसकी एक्चुअल वैल्यू है? नहीं है। एक्चुअल वैल्यू कैसे पता चलेगी मुझे इसकी? सिंपल सा है ना सर, कार उठाओ और मार्केट में बेच दो, आपको पता चल जाएगा एक्चुअल में ये कितने की है। तो सेम अकाउंटिंग में भी होता है। अकाउंटिंग में जो भी आप वैल्यूज दिखा रहे होते हो ना बेटा, वो 100% एक्यूरेट नहीं होती। एक्यूरेट वैल्यू आपको तभी पता चलेगी जब आप उस चीज को मार्केट में जाके बेचोगे। हो सकता है ये 7 लाख की गाड़ी 7.5 लाख की बिक जाए, हो सकता है ये 6 लाख की बिक जाए, लेकिन एक्चुअल वैल्यू मेरे हाथ में तभी आएगी जब वो हो जाएगा। ठीक है, देखो क्या लिखा है, एक्चुअल प्रॉफिट ऑफ द एंटिटी कैन बी नोन ओनली व्हेन द फर्म इज, अपने बिजनेस को क्या कर दें, बंद कर दें। ठीक है, स्टॉक इज रियलाइज, रियलाइज का मतलब होता है सेल कर देना। अपने स्टॉक को मैं क्या कर दूं, मार्केट में बेच दूं मार्केट प्राइस पे। सिमिलरली असेट्स शुड आल्सो बी यूज्ड एट देयर, अंदर आ जाओ बेटा, एट मार्केट प्राइस। ठीक है, और असेट्स को भी क्या कर दूं मैं, अपने मार्केट प्राइस के ऊपर बेच दूं। तो है एक्चुअल वैल्यू कब कंडीशन में पता चलेगी, जब मैं एक्चुअल के अंदर किसी भी चीज को बंद करूंगा, सेल करूंगा मार्केट में जाके, तब मेरे को पता चलेगा एक्चुअली वो कितने की है। ठीक है, अब इसके बाद आता है बेटा नॉट सुटेबल फॉर फोरकास्टिंग। नॉट सुटेबल फॉर फोरकास्ट का मतलब कोई बताएगा? फोरकास्ट नहीं पता, अभी याद दिला देता हूं। न्यूज चैनल पे एक चीज आती है वेदर फोरकास्ट, क्या होता है इसका मतलब? वेदर फोरकास्ट का क्या मतलब होता है? ये आने वाले समय में आपका टेम्परेचर क्या रहने वाला है, बारिश पड़ने वाली है नहीं पड़ने वाली। फोरकास्ट का मतलब होता है फ्यूचर प्रेडिक्शन, आने वाले समय को बताना फोरकास्ट कहलाता है। ठीक है, अब वो कहता है कि नॉट सुटेबल फॉर फोरकास्टिंग। सपोज करो बच्चे, यहां पे ध्यान से सुनना, आपके फर्स्ट टर्म में 90% मार्क्स आए थे, इसकी बेस पे ये कंफर्म कर देना कि अगले टर्म में आपके 95% ही आएंगे। क्या ये ठीक बात है? जरूरी है कि 95 बढ़ के ही आए? कम नहीं हो सकते? कम भी तो हो सकते हैं ना। तो इसका मतलब आप कभी भी अकाउंट्स की डाटा के बेस पे फ्यूचर को फोरकास्ट नहीं कर सकते। एग्जांपल समझते हैं भाई, लास्ट ईयर क्या हुआ कि एक कंपनी की ना गर्मी बढ़ने की वजह से कूलर बहुत ज्यादा सेल हुए, कूलर बिकते चले गए बिकते चले गए। तो इसने इस साल टारगेट क्या किया कि भैया अगले साल तो मैं कूलर और ज्यादा बनाऊंगा, रीजन कि कूलर बहुत बिक रहे थे मेरे। तो चलो जी, उसने बना के प्रोडक्शन बहुत सही तरीके से कर दिया। उसने एक प्रेडिक्शन करी लास्ट ईयर के अकाउंट्स की बेस पे। अब भैया गवर्नमेंट की ने क्या आई, बजट पॉलिसी आई, गवर्नमेंट ने एक रूल निकाल दिया कि इस साल से एसी के ऊपर टैक्स हो जाएगा कम, जिसकी वजह से मार्केट में एसी हो गए सस्ते। अब कूलर खरीदोगे एसी खरीदोगे? कूलर वाले का क्या होगा? समझ गए क्या कहना चाह रहा हूं? यानी आप अकाउंट्स की बेस पे फ्यूचर फोरकास्ट कभी भी ऐसा एग्जैक्ट नहीं कर पाते। थोड़ा बहुत आप कर सकते हो, लेकिन एग्जैक्टली ये कहना कि ऐसा ही होगा, ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं है। कब मार्केट में क्या होने वाला है, कब क्या हो जाए, किसी को नहीं पता होता। ठीक है, चलिए इसके बाद बेटा अब थोड़ा सा टॉपिक आपका ये बच गया। क्या हमने दो यूजर्स की बात करी थी अभी स्टार्टिंग के अंदर, कौन कौन से थे बेटा? एक्सटर्नल यूजर और इंटरनल यूजर। पहले हम इंटरनल यूजर समझते हैं सुपर। ठीक है, ये रहा इंटरनल यूजर। कहता है दिस कंटेन पर्सन हु आर डायरेक्टली कनेक्टेड विद द ऑपरेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस एंटिटी। एग्जांपल्स आर ओनर, मैनेजमेंट और वर्कर्स। अगर हम आपके घर के इंटरनल यूजर्स की बात करें तो आपके भाई बहन, आपके माता पिता, दादा दादी, ये सब क्या है? इंटरनल यूजर्स। मैं आ गया टीचर, आपके फ्रेंड्स, हम सब कौन हो गए बेटा? आपके एक्सटर्नल यूजर्स। समझ आई ये चीज? तो इंटरनल यूजर बिजनेस में कौन हुआ? ओनर, मैनेजमेंट और वर्कर्स। अब एक्सटर्नल यूजर्स, यहाँ पे ना ये जो मैंने लाइन लिखी है, ये आपको ये सिखाने के लिए लिखी है कि इन केस कभी आपको कोई डेफिनेशन नहीं आती तो आप कैसे बना सकते हो। ठीक है, ऊपर मैंने क्या लिखा? इंटरनल यूजर्स आर अ पर्सन हु आर डायरेक्टली कनेक्टेड विद द ऑपरेशन ऑफ द बिजनेस।
अब नीचे आया था क्वेश्चन कि सर डिफाइन इंटरनल यूजर एंड एक्सटर्नल यूजर बोथ। आपको इंटरनल यूजर आता था, एक्सटर्नल यूजर नहीं आता था। उसमें लिखना कैसे है, सिंपल सा है, देखो ऑल द यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग सर्विसेज एक्सेप्ट द इंटरनल यूजर फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ, सीधी सी बात है भाई, जो इंटरनल यूजर्स नहीं है वो सारे क्या है, एक्सटर्नल यूजर है। ना आप क्वेश्चन छोड़ के आए, समझ रहे हो लिखने का टेक्निक क्या होती है, एक आपने लिख दिया, नीचे क्या रखो भैया, जो ऊपर नहीं आ रहे वो बाकी के बचे हुए सारे क्या हो गए, उसमें चले गए। ठीक है, अब एग्जांपल्स क्या है बेटा, शेयर होल्डर, बैंकर, क्रेडिटर और गवर्नमेंट, ये सब कौन है, जो बिजनेस से बाहर की है, ये हमारे लिए क्या करते हैं, काम करते हैं, तो इन्हें क्या बोला जाता है, हमारा एक्सटर्नल यूजर के नाम से जाना जाता है। क्लियर, चलिए ठीक है।